गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसमें एक डाउट आया था जिसका मैं पहले आंसर बता दूं आपको। एक बच्चे ने पूछा था कि सेलों का जो संयोजन है उसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में हमने एक इक्वेशन लिखी है। जो पहला स्टेप है वो है V बराबर E माइनस आई आर, जहाँ पर V क्या है? टर्मिनल वोल्टता। बंद परिपथ में जो वोल्टता होती है वो टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। और ये वाला जो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और एक होती है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल होता है खुले परिपथ में। खुले परिपथ में जो वोल्टता होती है वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। टर्मिनल वोल्टता जो बंद परिपथ में है। और आंतरिक प्रतिरोध जो सेल के अंदर का जो प्रतिरोध होता है, जो आवेश के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, उसको अपन आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। और आई जो कैपिटल आई है वो प्रवाहित धारा होती है। तो दोनों सेलों का जो संयोजन अपन ने किया था उसमें सबसे पहला स्टेप हमारा यही था कि V बराबर E माइनस आई आर। ठीक है। दोनों सेलों के अपन विद्युत वाहक बल अलग अलग लेते हैं और उसमें धारा और जो वोल्टता है वो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अगर श्रेणी क्रम में है तो धारा समान रहेगी, तो I1 I2 नहीं लिखेंगे, केवल I आएगा, उसमें V1 V2 आ जाएगा। और जब समांतर क्रम में है तो उसमें I1 I2 लेते हैं, उसमें V समान रहता है। तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा। पहला स्टेप पूछा गया है कि पहला स्टेप जो है स्टार्टिंग अपन डेरिवेशन करते हैं उसमें स्टार्टिंग पद में वही है V बराबर E माइनस आई आर। तो वो कहाँ से आया उसका डेरिवेशन मैंने आपको बताया भी था, मैं दोबारा बता रही हूँ। ये संबंध है V, E और स्मॉल r में। टर्मिनल वोल्टता, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में एक संबंध होता है, और वो संबंध होता है V बराबर E माइनस आई आर। ठीक है। अब वो संबंध आया कैसे, अपन किस प्रकार से इसको निकालेंगे, तो उसके लिए और हम ये लेते हैं कि एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल मतलब उसकी ओरिजिनल वोल्टता, उसकी क्षमता वो कितनी है, वो E है। ठीक है। और उस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो मान लो स्मॉल r है। और जब सेल वर्किंग में होता है, जब सेल बंद परिपथ में होता है, जब अपन पूरा परिपथ तैयार कर लेते हैं और उसके बाद में हम पाठ्यांक लेते हैं, वोल्टमीटर का, एमीटर का पाठ्यांक लेते हैं, तब जो सेल की वोल्टता होती है वह उसकी टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। ठीक है। और टर्मिनल वोल्टता का मान जब सेल कार्य कर रहा होता है उस स्थिति में टर्मिनल वोल्टता अर्थात V का जो मान है वो विद्युत वाहक बल अर्थात E के मान से कम होता है। और कितना कम होता है? I स्मॉल r कम होता है। ठीक है। क्योंकि सेल वर्क कर रहा है, सेल द्वारा कार्य हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जो संबंध है इसमें, वो संबंध अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? V बराबर E माइनस आई आर। जब सेल कार्य कर रहा होता है उस कंडीशन में हम ये लेते हैं कि उसका विद्युत वाहक बल तो E है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, और स्मॉल t समय के लिए हमने I धारा प्रवाहित करवाई। ठीक है। तो यहाँ जो कार्य किया जाएगा सेल के द्वारा, जो कुल कार्य किया जाएगा, कुल कार्य का मतलब क्या है कि आवेश को बाह्य परिपथ में घुमाना और प्लस सेल के अंदर भी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचाना, अर्थात एक आवेश का एक चक्कर कंप्लीट करवाने का कार्य सेल किया करता है। सेल के द्वारा दी गई जो रासायनिक ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन को दी जाती है, वह आवेश को दी जाती है, और वही ऊर्जा आवेश लेकर और फिर पूरे परिपथ में घूमता है। ठीक है। तो वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? वो सेल के द्वारा मिलती है। तो सेल कार्य करता है उसमें। अब सेल कार्य कितना करता है? पूरे परिपथ में उसको घुमाने के लिए कुल कार्य कितना हुआ? वो कुल कार्य हुआ W बराबर विद्युत वाहक बल गुणा आवेश। ठीक है। तो यहाँ आवेश बराबर IT होता है, धारा गुणा समय, तो आवेश की जगह हम धारा गुणा समय लिख देते हैं। तो ये W बराबर E जो कि विद्युत वाहक बल है, I जो कि धारा है, और T जितने समय के लिए हम धारा प्रवाहित करवाते हैं वो है। तो ये तो हो गया कुल कार्य। अब ये कुल कार्य किसके बराबर होगा? दो कार्यों के बराबर होगा, दो कार्यों के योग के बराबर होगा। वो दो कार्य कौन से हैं? एक तो है कि आवेश
बाहरी परिपथ में घूम रहा है, बाह्य परिपथ में घूमने के लिए किया गया कार्य, और आंतरिक परिपथ मतलब सेल के एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचने के लिए किया गया कार्य। ठीक है, तो वो कहलाएगा आंतरिक कार्य। आंतरिक कार्य आप लोग मैंने बताया भी था कि जैसे अपन एक पात्र लेते हैं, उसमें अपन विद्युत अपघट्य घोल डालते हैं, और विद्युत अपघट्य घोल डाल के 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं उसके अंदर, जिसको अपन एक को कैथोड एक को एनोड कहते हैं। ठीक है, तो जब बाहरी परिपथ में आवेश चक्कर लगा के जब एक इलेक्ट्रोड पर पहुंचता है, तो वह एक इलेक्ट्रोड से सेल के अंदर गोल के अंदर जाके दूसरे इलेक्ट्रोड तक भी तो पहुंचता है, वो तभी तो सर्किट पूरा होता है। ठीक है ना, ऐसे मान लो अपन विद्युत अपघट्य घोल नहीं डालें और केवल खाली डिब्बे में 2 इलेक्ट्रोड लगा दें, तो सर्किट पूरा थोड़ी माना जाएगा, वो सर्किट पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, तो आवेश जो है वो पूरा एक चक्कर लगाने में बाह्य परिपथ में घूमेगा और सेल के एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर भी जाता है। तो ये दोनों जो कार्य हैं, इन दोनों के द्वारा किया गया कुल कार्य जो होगा वो सेल के कार्य के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाह्य कार्य जो है वो टर्मिनल वोल्टेज गुणा धारा गुणा, वही बात यहाँ पर जो कार्य बराबर होता है विभव या विभवांतर गुणा आवेश। तो आवेश की जगह तो हम IT लिखते हैं, वहां भी अपन ने IT लिखा था, यहाँ देखो IT लिखा था आवेश की जगह। ठीक है, ये सेल के द्वारा किया गया कार्य है, टोटल कार्य, इसलिए विद्युतवाहक बल आएगा। और यहाँ पर जो अपन ले रहे हैं ये केवल बाह्य परिपथ के लिए है, जिसमें आंतरिक प्रतिरोध काम नहीं कर रहा, केवल बाह्य परिपथ में लगा हुआ यह प्रतिरोध काम करता है। आवेश जो है वो इस प्रतिरोध में से गुजर रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रतिरोध में से गुजरेगा आवेश, तो उसकी ऊर्जा खर्च कहाँ होगी, उस आवेश की ऊर्जा कहाँ खर्च हुई, इस प्रतिरोध में खर्च हुई है। ठीक है ना, तो सेल के द्वारा वे ऊर्जा या सेल ने कितनी ऊर्जा उसको दी आवेश को, वो कितना आएगा V, जो कि टर्मिनल वोल्टेज है, I धारा, और कितने समय के लिए आवेश प्रवाहित होता है। तो ये बाह्य कार्य हो गया। बाह्य कार्य मतलब बाहर, सेल से बाहर निकलने के बाद, ये सेल के बाहर वाला जो हिस्सा है जो हमने तांबे के तार से जोड़ रखा है, बाहर जो हमें दिख रहा है। ठीक है, अब आता है कि जब सेल एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाता है, जब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाएगा, तब सेल के अंदर गोल के अंदर से तो जाएगा, जो विद्युत अपघट्य में गोल डाल रखा है उसके अंदर से जाके और दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचता है वो। ठीक है ना, और उसी दौरान वह उस रासायनिक ऊर्जा को ग्रहण भी करता है। सेल के द्वारा पुनः उसको रासायनिक ऊर्जा मिलती है, और वह रासायनिक ऊर्जा लेकर वह वापस बाहरी परिपथ में चक्कर लगाने के लिए एनर्जेटिक हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। वो बार बार सेल के द्वारा उसको दी जाती है। ठीक है, तो आंतरिक कार्य, सेल के द्वारा जो आंतरिक कार्य होगा वो कैसे होगा, आंतरिक कार्य में एक इलेक्ट्रोड से उस आवेश को दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाना पड़ेगा, एक छड़ से दूसरे छड़ तक जाना पड़ेगा, तो गोल के अंदर से जाएगा वो। जब गोल के अंदर से जाएगा तो सेल के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कार्य करेगा। ठीक है ना, अब जब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाएगा तो ये प्रतिरोध में से नहीं जाएगा, ये प्रतिरोध कार्य नहीं कर रहा। अब सेल के अंदर वाला जो प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध जिसको अपन बोलते हैं, उसमें ऊर्जा खर्च होगी उस आवेश की। ठीक है ना, प्रतिरोध का मतलब तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। जो भी आवेश इस मार्ग पर गति कर रहा है उस मार्ग में आने वाली रुकावट ही प्रतिरोध कहलाती है। अब वो चाहे सेल के अंदर रुकावट हो, चाहे परिपथ के बाहर, सेल के बाहर परिपथ में। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी रुकावट है, जहां भी रुकावट आएगी उस आवेश की ऊर्जा व्यय होगी, उस आवेश की ऊर्जा खर्च होगी। ठीक है, कौन सी ऊर्जा खर्च हुई, जो सेल ने दी है उसको, रासायनिक ऊर्जा जो सेल के द्वारा आवेश को दी गई ऊर्जा है वो खर्च होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो कार्य है ये तो बाह्य परिपथ में घूमने पर हुआ, और ये जो कार्य है वो आंतरिक परिपथ में, आंतरिक परिपथ मतलब सेल के अंदर। ठीक है ना, अब यहाँ जो इस V का मान है वो IR होगा।
I तो धारा और यहाँ पर स्मॉल r प्रतिरोध, स्मॉल r सेल के अंदर का प्रतिरोध या इसके अंदर वाला जो प्रतिरोध है वो कार्य करेगा आंतरिक वाले में, इंटरनल वाले में। तो यहाँ V की जगह अपन IR लिखेंगे तो यहाँ जाएगा I स्क्वायर RT। अब इन दोनों का जो योग है एक्सटर्नल और इंटरनल, बाह्य कार्य और आंतरिक कार्य, इन दोनों का जो योग है वो सेल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा जो अपन ने पीछे पढ़ा था। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं W बराबर बाह्य कार्य प्लस आंतरिक कार्य। तो तीनों के मान लगा दिए, तीनों के मान लगा दिए, IT कट जाएगा, IT इसके पास भी है, IT इसके पास भी है और I और T इसके पास भी है, काट दिया तो क्या बचा E बराबर V प्लस IR। ठीक है, और इसका पक्षांतरण कर दो अपन, इस IR का पक्षांतरण कर देंगे इधर तो यह जाएगा V बराबर E माइनस IR। तो ये जो संबंध है किसमें, टर्मिनल वोल्टता, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, ये जो संबंध है ये संबंध अपन काम में लेते हैं जब अपन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बात समझ में आ गई? तो सेलों के संयोजन में जब हम इनको जोड़ते हैं, जो अपन ने पढ़ा था वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सेलों का जो अपन ने संयोजन पढ़ा था स्टार्टिंग में ही था वो, ये वाला, ये अपन ने यहाँ पे पढ़ा था। इसमें ये देखो V बराबर E माइनस IR, ये पढ़ा है ना अपन ने, V बराबर E माइनस IR, यही पढ़ा था। यहाँ V1 E1 और R1 लिया है, धारा हमने I1 नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो श्रेणी क्रम में धारा, जो धारा इस सेल में से गुजरेगी वही धारा इस सेल में से भी गुजरेगी, तो धारा समान है दोनों के लिए। तो हम जो दो समीकरण बनाएंगे दोनों सेलों के लिए, उनमें धारा समान है, वोल्टता दोनों की अलग अलग है, एक की V1 और दूसरे की V2, और ये V1 और V2 का जो योग है वो किसके बराबर होगा, इस V के बराबर होगा। ठीक है ना, तो दोनों स्टेप मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। ये पहले सेल के लिए है, ये दूसरे सेल के लिए है। ठीक इसी प्रकार हमने सेलों के समांतर क्रम संयोजन में भी पढ़ा है। अब समांतर क्रम संयोजन में देखो धारा का मान अलग होगा, वोल्टता समान होगी। ठीक है, तो वोल्टता तो V है, इसके भी वोल्टता V है, इसकी भी वोल्टता V है, लेकिन धारा इसमें से I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें से I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ देखो वही समीकरण ली है, V बराबर E माइनस IR। अब इसमें से V1 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि V दोनों के लिए बराबर है, इसके लिए भी V है, इसके लिए भी V है, धारा के मान अलग है, इसलिए यहाँ पर I1 I2 आ जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम थी वो आपके सोल्व हो गई होगी। अब जो अगली जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो न्यूमेरिकल है, सेकंड वाला जो न्यूमेरिकल है, सेकंड वाले न्यूमेरिकल में जो डायग्राम बने हुए हैं आपके, उस डायग्राम में हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तुल्य प्रतिरोध में जब एक सिरे से दूसरे सिरे पर, एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम पहुंचते हैं, तब हमें सभी परिपथों में से होकर गुजरना है। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और आगे कोई दूसरा रास्ता अगर नहीं है, तो जो धारा पहले प्रतिरोध में से गुजरी वही धारा दूसरे प्रतिरोध में से भी गुजरेगी। इसका मतलब होता है कि वो दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, अगर रास्ता आगे दूसरा नहीं है और एक प्रतिरोध में से अगर I1 धारा गई और वही I1 धारा आगे दूसरे प्रतिरोध में से भी जा रही है, तो वो दोनों प्रतिरोध कौन से संयोजन में माने जाएंगे? श्रेणी क्रम संयोजन में माने जाते हैं। तो हम यहाँ से A से स्टार्ट करते हैं चलना और सबसे किनारे से चलना शुरू करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें पहुंचना कहाँ है? B पर पहुंचना है। तो B पर पहुंचेंगे तो इसी रास्ते से पहुंचेंगे, तो सभी प्रतिरोध लास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, एक एक करके और सारे प्रतिरोधों को लेते हुए फिर अपन B तक पहुंचेंगे। तो यहाँ से सबसे पहला रास्ता हमारा ये है,
इस रास्ते पर पहुंचेंगे तो इसमें से जो धारा जाएगी वो धारा इसमें से तीनों में से गई, फिर आगे इधर घूम जाएगी और कोई रास्ता नहीं है, यही एकमात्र रास्ता है, तो वही धारा इस 3 ओम में से भी जाएगी, यहां तक ये धारा पहुंचेगी। ठीक है ना। तो ये जो 3 ओम है और ये जो 3 ओम है, ये दोनों कौन से क्रम में लगे हुए माने जाएंगे? श्रेणी क्रम में। ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। ठीक है। तो यहां से आप चलोगे, इसमें से गए, इसमें से जाके फिर इधर घूमे, फिर यहां गए, दोनों प्रतिरोधों में से गए, तो ये 3 ओम और ये वाला जो 3 ओम है, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? 6 ओम। 3 + 3 श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जुड़ेंगे, तो ये 6 ओम हो गए। मतलब इन दोनों प्रतिरोधों को हटाकर हम यहाँ पर ये वाला एक प्रतिरोध लगा सकते हैं। कितने ओम का? 6 ओम का। ये बात क्लियर हो गई। अब फिर से अपन यहां से चलेंगे, इस रास्ते पर चलेंगे तो 6 ओम में से गुजरे और यहां पहुंच गए, और अगर यहां से जाएंगे तो इस 6 ओम में से गुजरेंगे और यहां पहुंचेंगे। तो ये 6 ओम वाला प्रतिरोध और ये 6 ओम वाला प्रतिरोध दोनों आपस में कौन से क्रम में हुए? समांतर क्रम में। कौन सा? ये वाला, और इन दोनों का जो हमने ये बना रखा है ये वाला, दोनों कौन से क्रम में होंगे? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का सूत्र ये है, R1 गुणा R2 बटे R1 + R2। तो दोनों 6 है, ये भी 6 है और ये वाला भी 6 ओम है। ठीक है ना। तो ये दोनों 6 हैं, तो 6 × 6 बटे 6 + 6 कितना हो गया? 36 बटे 12। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 3 ओम। मतलब कि ये तीनों प्रतिरोध हट जाएंगे और इसकी जगह क्या आ जाएगा? 3 ओम। बात समझ आएगी? तीनों कैसे हटे? ये दोनों हटकर तो ये दोनों हट जाएंगे और कितना आ जाएगा? 6 ओम का। ठीक है। फिर ये वाला 6 ओम और ये वाला 6 ओम, ये दोनों मिलकर समांतर क्रम में जाएंगे और ये दोनों मिलकर कितना बन जाएगा? 3 ओम। तो ये वाला जो 3 ओम है वो कहां से आया? इन तीनों से। इन तीनों से जो रिजल्ट निकला, लास्ट रिजल्ट निकला, वो कितना निकला? 3 ओम का निकला, जो कि ये है। ठीक है। ये वाला जो 3 ओम है वो ये वाला है। मैंने ऊपर देखो नोट लगा रखे हैं दोनों में, ये वाला और ये वाला सेम है। और यहां जो 3 प्रतिरोध लगे हुए थे, इन तीनों को हटाकर और एक ही लगा दिया 3 ओम का प्रतिरोध। कैसे यह पता चल गया? ये 3 ओम और ये 3 ओम 6 ओम बन जाएंगे, और ये 6 ओम और ये 6 ओम मिलकर कितना बन जाएगा? 3 ओम। ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं और ये वाला और ये वाला समांतर क्रम में होता है। और इन तीनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा, लास्ट जो निकलेगा, वो कितना निकला? 3 ओम। तो हमने इन तीनों को हटा दिया और तीनों को हटा के कितने का लगा दिया? ये लगा दिया 3 ओम का। इस प्रतिरोध के अलावा बाकी ये वाले जो प्रतिरोध है सारे, वो सारे यहाँ ऐसे कैसे लगा रखे हैं? देखो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आ गया? अब वापस वही प्रक्रिया जो अपन ने यहाँ प्रक्रिया की थी, सेम प्रक्रिया यहाँ चलेगी इसी त्रिभुज के लिए। देखो दोबारा, यहाँ A बिंदु से चले इस रास्ते पर चले, ये 3 ओम का गुजर गया इसमें से, फिर आगे कोई रास्ता नहीं, इधर ही मुड़ना पड़ेगा, ये 3 ओम आ गया, यहाँ तक पहुंच गए। तो ये दोनों जो 3 ओम के हैं वो कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो 3 और 3 कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। तो इन दोनों को हटाकर हम एक 6 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो इन दोनों को हटाकर 6 ओम लगाया था, वो वाला प्रतिरोध और ये 6 ओम का प्रतिरोध, ये दोनों कौन से क्रम में होंगे? समांतर क्रम में। तो 6 और 6 वापस समांतर क्रम में होकर कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो ये यहाँ 3 लगा दिया।
वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हटाकर और एक केवल 3 ओम का लगा दिया, बाकी ये वाले जो 4 हैं, 1 2 3 और 4, ये जो चारों हैं, ये चारों ऐसे कैसे यहाँ लगा दिए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर रखा। ठीक है ना, हमने केवल इतना हटाया है, इतना। मैं यहाँ थोड़ा डॉट 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 कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये वाला बन के और ये तीनों बन गया। ठीक है, और बाकी वो सेम है ही अपना प्रतिरोध जो है। फिर पुनः यहाँ से चलो, इधर से चलोगे तो ये तीनों, और आगे ये रास्ता है, ये तीनों, तो ये दोनों वापस कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। 3 और 3 6, और ये वाला 6 और ये वाला 6 समांतर क्रम में हो गए, और वापस क्या आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, तो आगे जो है वो ये जो तीनों मिल गए, ये मिलकर और ये तीनों बना। ठीक है, तो ये अब एकदम क्लियर हो गया होगा आपके। अब आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, इन दोनों का श्रेणी क्रम क्या बन गया, 6 ओम और ये 6 ओम, ये आपस में मिलकर वापस 3 ओम बना लेंगे, ये 3 ओम बन गया। फिर वापस यहाँ ए से चलो। अब ए के पास में 2 रास्ते हैं, एक तो ये वाला जो यहाँ से चलकर बी तक पहुंचेगा, और ये डायरेक्ट बी पर पहुंच रहा है। मतलब एंडिंग पॉइंट हमारा क्या है, बी बिंदु है, हमें बी तक पहुंचना है। कैसे भी करके अलग अलग रास्तों में से होकर हमें बी तक पहुंचना है। ठीक है ना, जो बी तक पहुंच जाएगा वापस नहीं घूमेगा। आप ये मत समझो कि यहाँ से जो धारा गई, यहाँ से बी पर आकर वापस इधर आ जाएगी, ऐसा नहीं है। बी पर पहुंचने के बाद में वो निकलेगी बाहर। ठीक है ना, एंडिंग पॉइंट बी है हमारा, बी तक पहुंचना है। अगर बी तक पहुंच जाता है या बी के नजदीक पहुंच जाता है तो वो फिर नहीं घूमेगा आगे कहीं पे। ठीक है, तो यहां से जाएगा और यहां तक आ जाएगा, तो ये 3 ओम और ये 3 ओम किस में बन जाएंगे, 6 ओम में, और लास्ट में 3 ओम लगा हुआ है। अब देखो, एक तो ये रास्ता है, इधर से घूम के बी तक पहुंचेगा, और एक यहाँ से सीधा बी तक पहुंचेगा, तो ये दोनों कौन से क्रम में हुए, समांतर क्रम में। तो लास्ट में 6 ओम और 3 ओम का हम समांतर क्रम निकाल लेंगे। तो ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल जो पूछा गया था वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब एक तीसरा न्यूमेरिकल भी पूछा गया था दोबारा। तीसरे न्यूमेरिकल में ये जो स्मॉल आर के जो प्रतिरोध लगे हुए हैं, ये अनंत तक लगे हुए हैं। ठीक है ना, अनंत तक। यहाँ पर आर जुड़ा हुआ है, फिर ऐसे करके यहाँ फिर स्मॉल आर जुड़ा है, फिर आगे तक जुड़े हुए हैं। अनंत का मतलब खूब सारे हैं जिनका कोई अंत नहीं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इसमें कुछ हमें मानना पड़ेगा फिर कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध है ये इतना हो सकता है। हम एक वैल्यू मानेंगे, हम x मान लेते हैं कि मान लो a और b के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध हम मान रहे हैं वो कितना मान रहे हैं, x मान रहे हैं। हमें x की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक प्रतिरोध तो हमने ये छोड़ा, एक प्रतिरोध हमने ये छोड़ा। जो हमें वही बात, जब तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है तो हमें ए बिंदु से रवाना होकर और कहाँ तक पहुंचना होता है, बी बिंदु तक पहुंचना होता है। हम रवाना हो रहे हैं ए बिंदु से और हमें एंडिंग पॉइंट हमारा पहुंचना वाला जो बिंदु है हमारा बी तक पहुंचना है। ठीक है ना, तो यहाँ से रवाना होंगे, यहाँ से रवाना होकर और फिर यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक तो सीधा और एक इधर।
जो नीचे वाला रास्ता है वो तो सीधा बी पर पहुंचाएगा, और जो इधर वाला रास्ता है वो आगे जाके उलझ जाएगा, आगे पता नहीं उसको कितने रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो जो इधर गया उसका कुछ भाग तो इधर आके और फिर बी तक पहुंचेगा, और इसका कुछ भाग फिर आगे चला गया। ये प्रक्रिया चलती रहती है अनंत तक। देखो यहां से मान लो 10 व्यक्ति गए, 10 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति जो इधर गए वो तो बी तक पहुंच गए, लेकिन जो 8 व्यक्ति आगे गए हैं, इसमें से गए हैं, उन 8 व्यक्तियों को आगे फिर 2 रास्ते नजर आए। उसमें से हो सकता है कि 6 तो इधर गए हों और 8 में से 2 इधर आ गए, तो 2 जो इधर आए नीचे वो तो घूम के बी तक पहुंच जाएंगे, और जो 6 आगे गए वो फिर आगे घूमते रहो। ठीक है ना, तो उसका कोई एंड नहीं है, अनंत है ये। तो हम क्या करते हैं कि इसका तुल्य प्रतिरोध ए और बी का हमने मान लिया x। अब इसमें ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध, क्योंकि यहाँ से तो ये तो ए से जुड़ा हुआ है, यहाँ से तो अपन रवाना हो रहे हैं, और दूसरा ये बी तक पहुंचने का रास्ता है, इसलिए इन दोनों प्रतिरोधों को छोड़कर हम ऐसा ही एक रूप, कैसा रूप, जहाँ ए और बी से शुरू हो रहा है वैसा ही एक रूप हम आगे और मान लेते हैं, पी और क्यू। अब देखो अगर आप इतनी आगे वाले को हटा दो, यहाँ इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटाकर, और अगर आप इतना मानो, इसको हटा दो मतलब इसको एक बार छुपा ही दोगे, है ना, फिर आगे वाले को अपन लेते हैं, आगे वाला पोर्शन लेते हैं, तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे अपन ए और बी वाले सीरीज आगे चल रहे हैं। देखो अपन यहाँ से रवाना होंगे, यहाँ से रवाना होंगे, तो ये यहाँ पर 2 रास्ते, कुछ व्यक्ति इधर गए, कुछ आगे गए, जो इधर जाएंगे वो तो क्यू तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जो आगे गए वो फिर बढ़ते रहो आगे, तो वही फॉर्म वही आ गया ना, रूप वही आ गया। कौन सा वाला, ए बी वाला पी क्यू के पास रूप आ गया, आया ना। तो हम पी क्यू के का जो तुल्य प्रतिरोध है वो भी अपन क्या ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं। तो हमने इसलिए जो आगे वाली जो सीरीज है, जो हमने पी क्यू के आगे वाली जो सीरीज मानी है, उसका भी तुल्य प्रतिरोध हम एक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो हम एक नया डायग्राम बनाते हैं जिसमें एक तो ये आर लगा हुआ है, एक ये वाला आर लगा हुआ है, और इन सब को हटा देंगे, इन सब को हटाकर, और इनका एक लीडर जिसको हमने एक्स माना है वो एक्स यहाँ पर अकेला लगा देंगे, जो इन सभी आर का प्रतिनिधित्व करेगा। इन सभी का तुल्य प्रतिरोध हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो हमने एक नया, ये तो ए से जुड़ा हुआ प्रतिरोध वो है, ये जो बी तक पहुंचने का रास्ता वो है, और पी और क्यू हमने माने थे 2 बिंदु, उसके आगे वाले जितने भी प्रतिरोध है अनंत तक, उन सब का तुल्य प्रतिरोध हमने कितना माना है, एक्स माना है। अब हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है। अब एक्स की वैल्यू पता करने के लिए देखो, यहाँ से जो धारा चलेगी वो धारा इस आर में से जाएगी, पूरी की पूरी धारा इस आर में से गई, और यहाँ इस बिंदु पर आकर वो 2 भागों में बटेगी। वो आई धारा का कुछ भाग आगे जाके और x में से गुजरेगा, और कुछ r में से गुजरेगा, और यहाँ पहुंच जाएंगे, दोनों वापस मिल जाएंगे यहाँ पे, और कहाँ पहुंचेंगे, b बिंदु पर। तो यहाँ पर ये वाला जो r है और ये वाला जो x है, ये दोनों कौन से क्रम में हुए, समांतर क्रम में। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के लिए आप एक ही बात याद रखो, श्रेणी क्रम में धारा समान होगी। एक प्रतिरोध में से जितनी धारा गुजरेगी उतनी ही धारा दूसरे प्रतिरोध में से भी गुजरेगी। तो वो प्रतिरोध कैसा, वो संयोजन कैसा माना जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो स्मॉल r है और ये वाला जो x है, ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। क्यों हुए समांतर क्रम में, क्योंकि यहाँ से जो धारा आई वो यहाँ पर 2 भागों में बट गई। कुछ धारा इधर से जाएगी, जो इधर से जाएगी वो x में से गुजरेगी और b बिंदु पर पहुंचेगी, वो इस r में से नहीं गई ना। जो धारा इस रास्ते पर गई वो x में से गुजरकर इधर आ जाएगी, और जो धारा इस r में से गुजरेगी वो सीधे b पर पहुंचेगी, वो x में से नहीं जाएगी। इसका मतलब ये दोनों समांतर क्रम में होंगे। क्यों, क्योंकि इनमें धारा के मान अलग अलग हैं।
तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि जब धारा के मान अलग अलग होते हैं तो वो समांतर क्रम में, और जब धारा का मान समान होता है तो वो श्रेणी क्रम में माने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये तुल्य प्रतिरोध है किसका, स्मॉल r का और x का, इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है, इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कौन सा होगा, ये वाला। ये क्या है, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध है, ये R और ये X। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। तो R1 गुणा ये R2 X बटे R1 का मान R और R2 का मान X। ये किसका निकल गया, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अब यहां से अगर करंट जो आएगी इसमें से गुजरेगी, इसमें से गुजरकर और इन दोनों का जो तुल्य ये वाला हुआ उसमें से भी गुजरेगी, उसमें से गुजरकर और फिर बी बिंदु पर पहुंचेगी। मैं यहाँ पर एक डायग्राम और बना देती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि ये बिंदु स्मॉल a है, यहाँ से ये गया, ये प्रतिरोध है, और यहाँ पर बिंदु B है, और यहाँ से एक प्रतिरोध बनेगा, यहाँ बिंदु B है और यहाँ बिंदु Q है। ठीक है, और इसका प्रतिरोध क्या होगा, स्मॉल r x बटे में r प्लस x, ये इसका प्रतिरोध है। और इसका कितना है, स्मॉल r, इसका कितना है, स्मॉल r। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, ये इतना समझ में आ गया। अब ये वाला जो प्रतिरोध है, ये वाला जो प्रतिरोध है स्मॉल r, वो इसके श्रेणी क्रम में हुआ कि समांतर क्रम में। दोबारा देखो, A से चलेंगे, इसमें से गुजरी धारा, इसमें से गुजरने के बाद में वो फिर इसमें से गुजरेगी, इसमें से गुजरकर और फिर B बिंदु तक। मैंने फिर कहा एंड पॉइंट हमारा B बिंदु है, हमें A से चलकर B तक ही पहुंचना है और तार से होते हुए पहुंचना है। ठीक है ना, तो यहाँ A बिंदु से गए, इसमें से गुजरे, इसमें से गुजर कर फिर इसमें से गुजरे, वही बता रहा है इसमें से गुजर रही है, और फिर हम घूम के कहाँ पर पहुंचे, B पर पहुंचे। तो ये वाला स्मॉल r और ये वाला जो पूरा प्रतिरोध है, ये दोनों कौन से क्रम में हुए, श्रेणी क्रम में। ठीक है, और श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ते हैं, तो ये डायरेक्ट जोड़ दिया, r को इससे सीधा जोड़ दिया, और वो किसके बराबर होगा, एक बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा, जिसको हमने x मान रखा है। अब इसको सरल कर लो, सीधा लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लेके इसको हल करना है सीधा, वो आप कर सकते हैं, सीधे सीधे गुणनखंड ये है। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर आपके न्यूमेरिकल कोई सा भी समझ में नहीं है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो ये इतना समझ में आ जाना चाहिए अब तो शायद। अब अपन आगे चलते हैं, प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो गई और अब हम वापस से अपने मैटर पे पहुंचते हैं। हम चल रहे थे व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु चल रहा था हमारा, और हमने ये पढ़ लिया था कि व्हीटस्टोन सेतु जो है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 4 प्रतिरोध तार जुड़े रहते हैं और 4 प्रतिरोध तारों का संयोजन इस प्रकार से है कि वह एक सेतु के रूप में बने हुए हैं, जिनमें 2 प्रतिरोध तार
P और Q वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, R और S वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, और इन दोनों तारों के जो श्रेणी क्रम संयोजन है वो आपस में समांतर क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वायर जुड़े रहते हैं उनमें चौथा जो संयोजन है, चौथा संयोजन मतलब चौथा तार जो है प्रतिरोध तार, वो अज्ञात होता है। और अज्ञात तार को मैंने कहा था कि आप D और C के मध्य लगाओगे। AC के मध्य बैटरी और कुंजी लगी रहती है, BD के मध्य धारामापी और कुंजी केतु लगी रहती है। अब इसका सिद्धांत क्या है, हम S का मान कैसे ज्ञात करेंगे। S का मान ज्ञात करने के लिए देखिए हम चलेंगे बैटरी से। ठीक है, ध्यान से देखना, हम रवाना हुए बैटरी से, इधर से चली धारा ऊपर जा रही है, ये धारा इस तार से ऊपर गई और यहां से कहां पहुंची, बिंदु A पर। एकदम ध्यान से देखना क्योंकि मीटर सेतु का कंसेप्ट यही है और ये अगर एकदम इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पर A बिंदु पर दो रास्ते हैं, एक तो ऊपर जा रहा है जो P में से जाएगा और एक नीचे जा रहा है जो R में से जाएगा। ठीक है, तो इस I धारा के हमने दो टुकड़े कर लिए, एक I1 और एक I2। जो I1 है वो तो ऊपर चली गई, किस में से गई, P प्रतिरोध में से गुजरेगी और B पर पहुंचेगी। ठीक है, और इधर से जो I2 धारा है वो R में से होते हुए D बिंदु पर पहुंचेगी, पहुंच गई। I1 कहाँ पहुंची, B बिंदु पर, I2 कहाँ पहुंची, D बिंदु पर। अब यहाँ पर वापस इनके सामने दो रास्ते आ जाते हैं, दोनों के पास। I1 के पास भी दो रास्ते हैं, एक तो G वाला, ये वाला दो, दूसरा, और इधर जो I2 है धारा उसके पास भी दो रास्ते हैं, ऊपर जाने वाला और ये जाने वाला, इधर जाने वाला। ठीक है, क्योंकि ये भी रास्ता खुला है, यहाँ से हमने कुंजी बंद कर रखी है। कुंजी बंद कर रखी मतलब यहाँ से आर पार जा सकते हैं, ये जो रास्ता है वो गैप नहीं है, यहाँ पर जा सकते हैं, धारा करंट ऊपर जा सकती है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी, वो क्या थी कि आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, ये बात मैंने बताई थी आपको। और ये जो धारा जो प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब यहाँ आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, आवेश तो गति कर रहे हैं तभी तो धारा बन रही है। ठीक है ना, हम ये मानेंगे कि यहाँ आवेश गति कर रहे हैं। ठीक है, अब आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं, ये अपन ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। जिसका विभव ज्यादा है, ज्यादा विभव से कम विभव की ओर धारा प्रवाहित होती है, आवेश प्रवाहित होते हैं। अब यदि B बिंदु पर विभव का मान अगर ज्यादा है, D बिंदु से B बिंदु पर अगर विभव का मान ज्यादा है, तब आवेश जो है या जो धारा जो I1 है वो इसमें से होते हुए इसमें D के पास जाएगी। ठीक है, कहाँ जाएगी, I2 धारा नहीं जाएगी। I2 धारा क्यों नहीं जाएगी ऊपर, क्योंकि ये निम्न विभव का बिंदु है, तो कभी भी धारा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति नहीं करती। ठीक है ना, तो अगर B बिंदु पर विभव का मान ज्यादा है तो धारा I1 जो है वो B बिंदु से इस धारामापी में से होते हुए D बिंदु तक आएगी। अब इसका उल्टा माने अगर कि D बिंदु पर विभव का मान ज्यादा है, B बिंदु पर नहीं है, D पर ज्यादा है, तो क्या होगा, I2 धारा ऊपर जाएगी। ठीक है ना, उच्च विभव कौन सा हो गया, ये हो गया। तो अब जो I2 धारा है वो इस तार में से होते हुए और इस धारामापी में से होते हुए ऊपर जाएगी। तो दोनों कंडीशन में, चाहे I1 ऊपर से नीचे आए चाहे I2 नीचे से ऊपर जाए, दोनों कंडीशन में धारामापी में से धारा प्रवाहित होगी, वो चाहे I1 हो वो चाहे I2 हो। तो धारामापी में से जब धारा प्रवाहित हुई है तो उसमें विक्षेप आएगा, एक बार दाईं तरफ आएगा, दूसरी बार बाईं तरफ आएगा, वो विक्षेपित होगा। ठीक है ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस धारामापी में विक्षेप शून्य आए। शून्य विक्षेप की जो स्थिति है उसको हम संतुलन की स्थिति कहते हैं। दोबारा सुने, हम चाहते हैं कि
धारामापी का विक्षेप शून्य हो। और धारामापी का विक्षेप शून्य कब आएगा? जब इस धारामापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, और वो स्थिति कहलाती है संतुलन की स्थिति, संतुलन की अवस्था कहलाती है। ये कब संभव है? इस तार में से ना तो I1 गुजरे ना ही I2 गुजरे। ये कब संभव है? ये तब संभव है जब B बिंदु पर विभव का मान D बिंदु के विभव के बराबर होता है। दोनों बिंदुओं पर अगर विभव का मान समान है तो ना तो I1 ऊपर से नीचे आएगी और ना ही I2 नीचे से ऊपर जाएगी। अर्थात ये जो भुजा है BD भुजा, उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये सर्किट कंप्लीट है, उसके बाद भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों? कब? जब B बिंदु का विभव D बिंदु के विभव के समान होता है तब। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि I1 जो इसमें से गई वो इसमें तो जाएगी नहीं, वो सीधा I2 से जाते हुए, क्योंकि C पर पहुंचना है, ठीक है ना, एंड पॉइंट हमारा C है। A से कहाँ पहुंचना है? C बिंदु पर, क्योंकि C से होते हुए ही हम वापस सेल के ऋण सिरे पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसमें से जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें से जाने के बाद में फिर इधर से जाके फिर C पर पहुंचना, तो रास्ता उल्टा हो गया, टेढ़ा रास्ता हो गया। तो अगर विभव का मान बराबर है तो वह सीधे सीधे शॉर्टकट से जाएगा और I1 इसमें से जाके C बिंदु पर जाएगा। इसी प्रकार I2 इसमें से जाकर C बिंदु पर जाएगा और I1 I2 दोनों मिलके वापस I बन जाएंगे और I बनकर इसमें से होते हुए और पुनः सेल के ऋण सिरे पर पहुंचते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। संतुलन की स्थिति में B बिंदु और D बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे हम संतुलन की स्थिति कहते हैं और उस स्थिति में धारामापी में विक्षेप शून्य होता है। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।